नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एग्जाम एडुकेटर आईएएस इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। लगातार हमारी क्लास चल रही है और एनसीईआरटी भी मैंने शुरू कर दिया है आंसर राइटिंग के साथ में। आंसर राइटिंग के लिए आपको पता ही है कि ग्रुप में मैं आंसर लिखने के लिए देता हूं, जिसको मैं चेक कर देता हूं कि आपकी ये गलतियां हैं। अगर आप इनमें सुधार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप लोग भी अगर ग्रुप से जुड़ना चाहें तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे मैसेज करें, लेकिन शर्त ये है कि आप लिखने की इच्छा रखते हो, क्योंकि जबरदस्ती भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। लिखने की इच्छा नहीं है तो फिर ऐसी कंडीशंस में उसमें जुड़ने का कोई फायदा ही नहीं। केवल दूसरे की कॉपी देखकर अगर आप अच्छी तरह से मूल्यांकन कर लेंगे तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है कि आप में लिखने की चेष्टा है लेकिन आप लिखना नहीं चाहते हैं। अभी भविष्य में आप जब मेंस देंगे तो उस समय लिखेंगे, तो हो सकता है आपका सुधार हो जाए। एक्चुअली में ये मैंने श्रृंखला इसलिए स्टार्ट की कि मैंने देखा कि साइंस और इकोनॉमिक्स दो पोर्शन बच्चों के सबसे ज्यादा कमजोर रहते हैं। उसका कारण है कि बैकग्राउंड ना होना, या फिर जो बेसिक शिक्षा है उसमें इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट का ना होना। लेकिन परीक्षा पास करनी है तो इसकी जरूरत है। देखिए, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में आप कितनी भी मेहनत कर लोगे 2 नंबर और बढ़ा लोगे, बस 3 बढ़ा लोगे। लेकिन 10 नंबर अगर आप छोड़कर चलते हो, 12 नंबर के अगर क्वेश्चंस छोड़कर चलते हो तो फिर प्रॉब्लम्स है। ये आपको सीधा सीधा आप मान के चलो कि कम से कम 2 से 3 लाख लड़कों के पीछे लेकर चला जाता है और आपको एहसास भी नहीं होता, और आप इसको भले हल्के में लेकर चलते हो। ये मैंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ही तैयार किया जाए, एक क्लास किसी भी तरीके से दिया जाए, चाहे वो करंट अफेयर्स की क्लास हो, चाहे वो आपका एनसीईआरटी के बेस्ड होकर क्लास हो। मैंने ये श्रृंखला स्टार्ट कर दी है और आंसर राइटिंग की श्रृंखला तो बहुत अच्छी चल ही रही है। बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे पास में जो सीनियर हैं और लिख रहे हैं, और मुझे लगता है उनमें से सिलेक्शन मिलेगा 100%। ठीक है, लगे रहिएगा आप लोग, इसी तरह से लिखते रहिएगा, सफलता जरूर पहुंचेगी आपके घर 100%। आज हम लोग लेकर चलने वाले हैं उपभोक्ता संतुलन नाम के चैप्टर को। पहले मैं परिचय किया था, मैंने, याद होगा आपको, फिर केंद्रीय समस्याओं की चर्चा की थी, फिर अवसर लागत को मैंने पिछली क्लास में समझाया था, आप लोगों को याद होगा कि अवसर लागत क्या होती है। आज हम लोग उपभोक्ता संतुलन की बात करेंगे, अर्थात कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें किसी वस्तु के संतुलन, उपभोक्ता के जब संतुलन की बात आती है तो उस वस्तु की उपयोगिता की बात आती है। जैसे किसी वस्तु का जब उत्पादन करते हैं तो हम उस वस्तु के उत्पादन के समय में अवसर लागत को देख रहे थे, आपको याद होगा। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था पिछली क्लास में, श्रीलंका वाला, और कहा था कि श्रीलंका में नारियल का अगर उत्पादन ज्यादा होता है और अगर वो अन्य वस्तुएं उत्पादित करना चाहता है नारियल के स्थान पर, तो वो देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नारियल की उत्पादन लागत हमारी बहुत ज्यादा एक तरह से जा रही हो और हमें मंगाना सस्ता है, तो वो निश्चित तौर पर मंगाने पर ज्यादा जोर देगा। जैसे हम लोग करते हैं कि हमारे यहाँ सोने की खान है लेकिन सोने का उत्पादन हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है, मंगाना हमारे लिए सस्ता पड़ जाता है। टेक्नोलॉजी का अभाव है, श्रम उस तरह का नहीं है, उसके अभाव के कारण से, थोड़ा सा महंगी कॉस्टिंग के कारण से हम मंगाना ज्यादा पसंद करते हैं, आयात कर लेते हैं सोने का उत्पादन करने की बजाय, पर उतनी तेजी से उत्पादन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जबकि हमारे यहाँ पर सोने की खान है, आपको पता है, उसमें भी कई माइंस बंद कर दिए हम लोगों ने, ये भी आप लोगों को पता है। अब जाहिर सी बात है कि जब हम उपभोक्ता के संतुलन की बात करेंगे तो ये चैप्टर क्यों पढ़ना है हमें, उपभोक्ता के संतुलन की। ये वास्तव में किसी वस्तु की उपयोगिता को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? किसी वस्तु की उपयोगिता को दर्शाएगा।
और अगर उपभोक्ता के सामने किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर भविष्य में मांग उसकी बढ़ जाएगी, और मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी उसकी 100%। ये तो आप जान ही रहे 100%। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हम उपभोक्ता के उस उपयोगिता का अध्ययन करेंगे जो वस्तु के संदर्भ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, इसमें कई टॉपिक आ जाते हैं, सब टॉपिक, कई टॉपिक। हरासमेंट, सीमांत उपयोगिता का नियम भी इसी के अंतर्गत शामिल होता है। इसी के अंतर्गत कई और छोटे छोटे टॉपिक शामिल होते हैं, लेकिन देखते हैं एक क्लास में हम कितना कवर करते हैं, उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे, फिर भूमिका बनाएंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा उपभोक्ता संतुलन अर्थात कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, शब्द से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंज्यूमर कौन है? उपभोग करने वाला, वही तो है ना, कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर है। किसको कंज्यूम करेगा? ये वस्तुओं को कंज्यूम करेगा और सेवा को कंज्यूम करेगा। किसका? वस्तु को एक तरह से कंज्यूम करेगा और सेवा का कंज्यूम करेगा। ये बात तो ठीक कही आपने। कौन? उपभोक्ता। कैसे करेगा? क्या करेगा? तो आप बता सकते हो क्या करेगा? वस्तु को कंज्यूम करेगा और सेवा को कंज्यूम करेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? बैलेंस, संतुलन, अर्थात वस्तु और सेवा के बीच में संतुलन। संतुलन कब आएगा? उपभोक्ता के वस्तु और सेवा के संदर्भ में। तो अब आप कहोगे क्या? जब वो संतुष्ट होगा। संतुष्ट कब होगा? जब वस्तु की उपयोगिता होगी, तभी वो संतुष्ट होगा। वस्तु की उपयोगिता होगी तभी वो संतुष्ट होगा, नहीं तो संतुष्ट नहीं होगा। नहीं तो संतुष्ट नहीं होगा, आप ये मानकर चलिए अर्थव्यवस्था में। तो उपभोक्ता संतुलन वास्तव में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंतर्गत, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? उपभोग करने वाला वस्तु और सेवा के संदर्भ में उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, और बैलेंस अर्थात संतुष्टि को या उपयोगिता को हम लोग देखेंगे। और जब बैलेंस और संतुष्टि को हम लोग देखते हैं तो इसी के अंतर्गत हम लोग उपयोगिता की अवधारणा उसको समझते हैं। ठीक है, तो हमारी अवधारणा कौन सी समझेंगे? उपयोगिता की अवधारणा। ठीक है, उपयोगिता की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, इसको समझेंगे। अब ये है क्या कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी? ठीक है, इसका अभिप्राय है, समझिएगा, अभिप्राय किसी वस्तु के उपभोग, ठीक है, किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली
होने वाली संतुष्टि से। ये तो मैंने समझा ही दिया, ठीक है। एक व्यक्ति है जो कि एक वस्तु का उपयोग कर रहा है, अर्थात उपभोग कर रहा है, उससे जो उसको संतुष्टि मिल रही है, जो उसको संतुष्टि मिल रही है, मतलब मैं एक तरह से एक वस्तु को उपभोग कर रहा हूं, मान लेते गोलगप्पा उपयोग कर रहा हूं। गोलगप्पा तो समझते हैं ना, पानी के बतासा, हमारे यहां बोलते हैं पानी के बतासे, कहीं पर पटाखे बोले जाते हैं, ठीक है, कहीं पर गुपचुप बोले जाते हैं, तो मैं उसको उपभोग कर रहा हूं। तो अगर मैं उसको उपभोग कर रहा हूं तो उपभोग करने से क्या मिल रही है, मुझे संतुष्टि मिल रही है, सेटिस्फैक्शन। क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यही सेटिस्फैक्शन अर्थात संतुष्टि क्या है, किसी वस्तु की उपयोगिता है, किसी वस्तु की उपयोगिता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझे, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है किताब में, क्या, कोई व्यक्ति अगर, ठीक है, व्यक्ति अगर चाय पीता है तो उसे चाय पीने से संतुष्टि मिलती है। क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। अगर कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति अगर चाय पीता है, उसे संतुष्टि मिलती है, तो संतुष्टि ही उसकी क्या कहलाएगी, उपयोगिता कहलाएगी, यूटिलिटी कहलाएगी। एक तरह से किसी वस्तु की वह क्षमता नहीं है, किसी वस्तु की वह क्षमता जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट कर दे, उपयोगिता है। दूसरी परिभाषा तो हम ये भी लिख सकते हैं, हाँ सर लिख तो सकते हैं, बिल्कुल 100%, ठीक है। क्या, किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता उपयोगिता कहलाती है। अब आपके दिमाग में एक तरह से चल रहा होगा, सर ये तो बताओ आप ये पढ़ काहे रहे हैं माइक्रो इकोनॉमी में। अरे आप ये बताओ, अर्थव्यवस्था में एक इकोनॉमिस्ट अगर किसी वस्तु की उपयोगिता को नहीं जानेगा, आप हो, ठीक है, और आप हो तो अगर किसी वस्तु की उपयोगिता को नहीं जानोगे, तो फिर ऐसी कंडीशंस में अगर आपने बिना उपयोगिता को जाने हुए उस वस्तु की पूर्ति की, तो क्या हश्र होगा, आप जानते हैं, वस्तु बिकेगी नहीं, बिकेगी वस्तु नहीं बिकेगी बाबू, कभी नहीं बिकेगी वस्तु। हमको कहीं ना कहीं उस वस्तु की उपयोगिता जानकर ही वहां उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और उपयोगिता क्या होगी कि किसी ग्राहक की संतुष्ट करने की क्षमता है, अर्थात किसी वस्तु की वह क्षमता जो ग्राहक की आवश्यकता को संतुष्ट कर दे। क्या है, किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है उसमें, तो एक तरह से उपयोगिता कहलाती है, वो उपयोगिता कहलाती है। तो अर्थव्यवस्था में उपयोगिता वास्तव में कीमत के निर्धारण में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर देती है। कीमत के निर्धारण में उपयोगिता भी क्या करती है, एक बड़ा रोल अदा करती है किसी वस्तु की कीमत के निर्धारण में। अगर वो वस्तु उपयोगी होगी तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उपयोगी नहीं होगी तो डिमांड
नहीं बढ़ेगी। तो वस्तु की मात्रा की सप्लाई के साथ ही उसकी उपयोगिता भी उसकी कीमत के निर्धारण में एक रोल अदा कर देता है। इसीलिए अर्थशास्त्री क्या करते हैं कि उपयोगिता को जानने की कोशिश करते हैं अर्थव्यवस्था में। इसीलिए हम उपयोगिता की अवधारणा को समझते हैं। ये तो हो गया, लेकिन सर ये उपयोगिता जांचते कैसे हैं? कैसे माप के कैसे माप करेंगे उपयोगिता की? दिमाग में चल रहा होगा कि उपयोगिता की माप कैसे होगी सर, बताओ तो। ठीक है, तो देखो अब आ जाता है क्या उपयोगिता की माप। ठीक है, उपयोगिता की माप कैसे मापोगे आप? तो अब उपयोगिता की माप करने के लिए दो अर्थशास्त्री बहुत फेमस हैं। इन्होंने उपयोगिता की माप के लिए दो अर्थशास्त्रियों का नाम प्रमुख आता है कि भैया उपयोगिता की माप आप ऐसे करो, नापने का तरीका उपयोगिता को क्या करो, ऐसे करो। एक तो है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल नाम का ये व्यक्ति कुछ नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। ये वास्तव में क्या है कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमी कहे जाते हैं। सर हम तो बहुत जगह देखे हैं कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता हैं, अल्फ्रेड मार्शल को। एक्चुअली में एडम स्मिथ भी पिता कहे जाते हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, और एडम स्मिथ ने सबसे पहले एक तरह से क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के को समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने जब समझाया तो उनकी बात को हम लोग पहले रखते हैं सम्मान के तौर पर, इसीलिए उनको माइक्रो इकोनॉमी के पिता के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी एक तरह से माइक्रो इकोनॉमी की आधारशिला रखे हैं अल्फ्रेड मार्शल। तो इनको एक तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, मॉडर्न आधुनिक उसके पिता के रूप में इनको घोषित कर देते हैं। ठीक है, मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कहे जाते हैं अल्फ्रेड मार्शल। एक तो इन्होंने दिया कि भैया उपयोगिता का माप कैसे करोगे। ठीक है, और दूसरा दिया हिक्स के द्वारा। किसके द्वारा? हिक्स एक अर्थशास्त्री ये भी है नामक इकोनॉमिस्ट के द्वारा। कहा कि भैया ऐसे नापो, भैया ऐसे नापो, इन्होंने भी कहा। ठीक है, इन्होंने कहा क्या, इन्होंने गणनावाचक ठीक है संख्याओं के आधार पर उपयोगिता की माप प्रस्तुत की। ठीक है, अर्थात कार्डिनल आधार पर। ठीक है, कैसे? कार्डिनल आधार पर। ठीक है, और इन्होंने क्रमवाचक के आधार पर ठीक है, ऑर्डिनल के आधार पर माप प्रस्तुत की।
अल्फ्रेड मार्शल ने, एक तरह से फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स, ने कहा कि गणनावाचक अर्थात संख्याओं के आधार पर उपयोगिता को मापो, और उन्होंने कहा कि क्रमवाचक के आधार पर उपयोगिता को मापो। ई कहा है, ई क्या आ गया सर? नहीं आया सर। ये कहते हैं देखो, उपयोगिता को मापना है तो नंबर्स में बांटो, अर्थात इकाई के रूप में इसको रिप्रेजेंट करो, अर्थात डिजिट के रूप में या संख्या के रूप में इसको रिप्रेजेंट करो। कैसे? इसको संख्या के रूप में एक तरह से रिप्रेजेंट करो, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करो, ठीक है? मतलब मैं चाय पी रहा हूं तो मुझे 1 यूनिट, ठीक है, हमको उपयोगिता प्राप्त हो रही है। और इन्होंने कहा जब इसको मापना है तो इसको यूटिल के रूप में प्रेजेंट करो, ठीक है? कैसे? कह रहे हैं कि यूटिल के रूप में इसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है? कैसे रिप्रेजेंट करो इसको? यूटिल के रूप में। यूटिल कैसे? कह रहे 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल, 4 यूटिल, डिजिट में मापो, डिजिट में अर्थात संख्या के रूप में, नंबर के रूप में नापो, और नापने के बाद इसको इकाई इसकी क्या होगी? यूटिल। इसकी इकाई क्या होगी? यूटिल। और यूटिल के रूप में इसको रिप्रेजेंट करो। ऐसे ये रिप्रेजेंट करने की बात करते। इतनी बात तो समझ में आ गई हो। ये कैसे कह रहे हैं? कह रहे हैं भैया नंबर नंबर में मत बांटो, उसको रैंक दो, कौन ज्यादा उपयोगी कौन कम उपयोगी, ठीक है? ये कह रहे हैं क्या? क्रम अर्थात रैंक के आधार पर। आधार पर मापिए। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि भैया अगर उपयोगिता को देखनी है अर्थव्यवस्था में, और उपयोगिता को अगर देखना है तो आप नंबर्स में बांटो, 1 2 3 4, और उसको कहो यूटिल। 1 यूटिल, 2 यूटिल, 10 यूटिल, 20 यूटिल, 25 यूटिल, इस तरह से मापने की कोशिश करो, नंबर्स में बांट दो उसको। बोले चाय पीने के बाद 10 यूटिल की हमको उपयोगिता मिली, संतुष्टि मिली। बोले गोलगप्पा खाए, बोले 20 यूटिल की संतुष्टि मिली, नंबर में बांट लो। और तब हम कैलकुलेट करें नंबर्स में बांटकर, तो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कौन ज्यादा उपयोगी है। लेकिन कहते हैं क्या कि भैया देखो, जब एक तरह से यहां पर चीजें लागू हो तो कुछ चीजें हमको देखकर चलनी पड़ेंगी आगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के रूप में, ठीक है? आदमी दिमाग से पैदल ना हो, मतलब रैशनल होना चाहिए आदमी, समझदार होना चाहिए आदमी, तब तो ये रूल्स लागू होंगे, नहीं तो नहीं होगा। भाई आप जस्ट लाइक इस तरह से समझ लो, आपने गोलगप्पा खाया पहला, और पहला गोलगप्पा खाया तो अब उनका मजा नहीं आया, दूसरा खाया बड़ा मजा आया यार। तो आदमी थोड़ा सा समझदार होना चाहिए, क्योंकि संतुष्टि पहले में ही मिलती है सबसे ज्यादा। पानी का पहला ग्लास जो संतुष्टि दे जाएगा, आप कहोगे अब मिली संतुष्टि, तो समझ जाना कि अर्थात नियम कब लागू होंगे? नियम तभी लागू होंगे जब समझदार हो आदमी, तभी तो लागू होंगे नियम।
कुछ अवधारणाएं चीजों तो लेकर चलनी पड़ेगी ना, नहीं तो नहीं लेकर चल पाएंगे हम, नहीं तो हम नहीं लेकर चल पाएंगे। वो कहते हैं क्या, ऐसा नहीं हो कि हमने एक तरह से सुबह गिलास पिया और फिर शाम को पिया, सुबह गिलास पिया और शाम को पिया। तो अब क्या हुआ कि टाइम पीरियड आपको एक फिक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दूसरे दिन आप पी रहे हैं गिलास पानी, कह रहे हैं कि यार कल मजा नहीं आया था आज मजा आया, तभी तो आप संतुष्टि को नाप पाओगे, नहीं तो नहीं नाप पाओगे। आप बताओ, खुद ही बताओ कैसे आप नाप पाओगे। अगर आदमी ये कहे कि आज मुझे गिलास में फायदा नहीं मिला कल मिला, अरे संतुष्टि को नापना है तो तुरंत उसी दिन का आपको कैलकुलेशन करना होगा और उसी समय का कैलकुलेशन करना होगा, तभी संतुष्टि को नाप पाएंगे, नहीं तो नहीं। तीसरा, वस्तु विविधता नहीं होनी चाहिए। अब आपने एक तरफ केक रख दिया और एक तरफ रख दिया क्या, एक तरफ रख दिया आपने पिज्जा और कह रहे हैं कि यार पिज्जा मजा आया, खाया केक पहले। अरे नहीं, वस्तु विविधता नहीं होनी चाहिए। एक ही वस्तु को पहले उपयोग करो, फिर दूसरी बाइट, फिर तीसरी बाइट, फिर चौथी बाइट, तब तो भैया समझ में आएगी यूटिलिटी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। तो क्या कह रहे हैं, कुछ मान्यताएं हैं, इसको आपको फॉलो अप करनी होंगी। पहली, रैशनल होना चाहिए आदमी, ह्यूमन रैशनल होना चाहिए। दूसरा, उसी समय का कैलकुलेशन हो, उसी समय का कैलकुलेशन हो, दूसरे तीसरे दिन के आधार पर उसका कैलकुलेशन ना हो। और वस्तु विविधताएं नहीं होनी चाहिए, तब तो आपको समझ में आएगी यूटिलिटी, नहीं तो नहीं आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। किसी वस्तु की उपयोगिता को जांचने के लिए हमें ये बातें तो दिमाग में रखकर चलनी पड़ेंगी, और अगर नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स है। तो ऐसी कंडीशंस में अब ये तो एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे, संख्या में, नंबर्स में, कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वो कह रहे हैं क्या, रैंकिंग दो। उनका रूल्स अलग तरीके से, इनका रूल्स अलग तरीके से लगभग मैच ही करता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझेंगे ना। पहले ये कैसे समझाते अल्फ्रेड मार्शल साहब। तो अल्फ्रेड मार्शल के इस कॉन्सेप्ट को समझना है नंबर्स और यूटिल्स में, तो हमको समझना पड़ेगा दो और कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है, गणनात्मक मान्यताओं पर आधारित। देखो धीरे धीरे चलना है हमें, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, धीमे धीमे, लेकिन समझ में आ जाए सब चीजें। बड़ा कठिन है, पीपीटी पर लोग पढ़ा जाते हैं, समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं पीपीटी पे नहीं पढ़ाते यार, समझाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे क्लास चलेगी और क्या होगा, समय ज्यादा लग जाएगा, 2 क्लास ज्यादा लग जाएंगी, 3 ज्यादा लग जाएंगी, क्या बुरा है यार, ठीक है चलता रहेगा, ठीक है। यहां इस पर अगर मान्यताओं पर आधारित है तो हमें 2 चीजें समझनी होंगी, ठीक है। एक तो हमको समझना पड़ेगा कुल उपयोगिता, इसको समझना पड़ेगा, कुल उपयोगिता के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। टोटल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को हमको समझना पड़ेगा, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा सीमांत उपयोगिता को, किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी, अब समझना, गणनात्मक मान्यताओं पर आधारित एक तरह से जब हम चीजों को समझते हैं
तो कुल उपयोगिता वाले कॉन्सेप्ट को और सीमांत उपयोगिता वाले कॉन्सेप्ट को हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ये दो नए सिद्धांत आ गए। अब कुल उपयोगिता होती क्या है, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुल उपयोगिता वास्तव में क्या है? ठीक है, यह है किसी वस्तु की ठीक है सभी इकाइयों का उपयोग करने से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता का जोड़ है। ठीक है, दूसरा, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता। उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक वस्तु का अगर उपभोग किया जाता है तो 10 यूटिल की क्या मिलती है? हमको संतुष्टि मिलती है। दूसरी वस्तु को उपयोग किया जाता है उपभोग किया जाता है तो हमको मिलती है कितनी? मान लेते हैं दूसरी वस्तु को एक तरह से उपयोग किया जाता है तो हमको मिलती है क्या? 9 यूटिल की उपयोगिता या संतुष्टि प्राप्त होती है। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 10 + 9 = 19। संख्या में रिप्रेजेंट कर दिया ना मैंने। ये आभासी है केवल और केवल, ये आभासी है। वहीं दूसरी तरफ क्या है? ठीक है, एक वस्तु है, ठीक है, जब प्रथम बार इसका प्रयोग किया गया तो मान लेते हैं कि 100 यूटिल की हमको क्या मिली? संतुष्टि मिली। ठीक है, या मान लेते हैं कि 105 यूटिल की संतुष्टि मिली। और जब दूसरी बार इसी वस्तु का प्रयोग किया गया तो 100 यूटिल की संतुष्टि मिली। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी बराबर टोटल यूटिलिटी n-1, अर्थात टोटल यूटिलिटी 100 माइनस 105
100 इक्वल टू 5। अब समझना तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। टोटल यूटिलिटी मतलब एक वस्तु को हम जितनी भी इकाइयां प्रयोग करेंगे उन सब को अगर जोड़ देंगे तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी किसी वस्तु की। ठीक, जितनी भी मान लेते एक वस्तु है, एक गोलगप्पा खाया तो 10 यूटिल मिला, दूसरा गोलगप्पा खाया तो 9 यूटिल मिला, तीसरा गोलगप्पा खाया तो 8 यूटिल मिला, चौथा गोलगप्पा खाया 7 यूटिल मिला, पांचवा गोलगप्पा खाया 6 यूटिल मिला। संतुष्टि, क्योंकि संतुष्टि तो धीरे धीरे क्या होती है, किसी वस्तु की कम होती जाती है। पहली क्लास लगा हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मार देंगे, पीट देंगे। दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, माइनस में चली गई संतुष्टि। क्योंकि संतुष्टि का नियम कहता है ये धीरे 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 कम हो जाता है। इसीलिए टीचर जब पढ़ाता है तो टीचर पढ़ाता है तो कहता है यार शुरुआत बहुत अच्छी की थी सर, अंत ठीक नहीं हुआ, मजा नहीं आया, बड़ी जल्दी लपेट दिए, बड़ी जल्दी कर दिए। क्यों? उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण उपयोगिता है कि धीरे 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 क्या होती है, किसी वस्तु की संतुष्टि कम हो ही जाती है। ये नियम कहता है अर्थशास्त्र का, ये नियम कहता है कि धीरे 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 संतुष्टि क्या होगी, उसकी कम होती जाती है, और जो इस संतुष्टि को बनाए रखता है वही सफल हो जाता है। अर्थात जो ग्राहक की संतुष्टि बनाए रखेगा सफल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो अर्थव्यवस्था में यूटिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। सारी सारी जितनी भी एक तरह से यूटिल, अब यूटिल क्या है सर, ये कैसे दे दिया आपने 10 ही मिला? अरे भैया ये आभासी है, नंबर दे दिया, बस हमने नंबर दे दिया आभास के रूप में कि चलो यार ऐसे मानकर चलते हैं कि पहला गोलगप्पा खाने पर इसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है, दूसरे से नहीं मिल रही, तीसरे से इतनी मिली होगी, चौथे से इतनी मिली होगी। हमने एक एजम्पशन बनाकर इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब ऐसे 100% तो संतुष्टि माप नहीं सकते कि इंची टेप से हम जाकर उसको खड़े हो जा भैया कितनी संतुष्टि मिली है, इससे तो मिलेगी नहीं संतुष्टि। तो संतुष्टि देने के लिए मुझे तो नंबर चाहिए ना, कि भैया उस नंबर से एक आभास से हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं, और कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं, उस नंबर के बेस पर हम यूटिलिटी मापना शुरू कर देते हैं और चीजों को लेकर चल देते हैं। अब सीमांत उपयोगिता क्या है? एक देखो सुनो, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया, जब हमने पहला गोलगप्पा खाया, दूसरा खाया, तो पहले में जो संतुष्टि मिली थी वो दूसरे में संतुष्टि नहीं। सर आप कैसे कह सकते हो कि पहले में ही ज्यादा संतुष्टि मिलती है, दूसरे में नहीं मिलती है? दारू के गिलास में तो पहले संतुष्टि कम मिलती है, दूसरे में ज्यादा मिलती है। अरे भैया एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है इसका, कि पहले में संतुष्टि कम मिलती है दारू के गिलास में, दूसरे में। एक्सेप्शन भी तो होते हैं सर अर्थव्यवस्था में, कभी एक्सेप्शन है। ठीक है, यहां तो किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई किया तो पहले में 105 यूटिल, दूसरे तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई? पहले से हमने क्या किया, दूसरे को घटा दिया, तो मार्जिनल एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के बाद हमें कितनी संतुष्टि एक तरह से प्राप्त हुई। ठीक है, अतिरिक्त उपयोगिता को क्या कहलाता है? ठीक है, टोटल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है, टोटल यूटिलिटी के नाम से इसको जानते हैं। अब इसको अगर हम यहां पर देखें और समझें सारी चीजों को, तो हम एक ग्राफ से भी बना सकते हैं इसको कैसे बना सकते हैं? ग्राफ से बना सकते हैं। कैसे ग्राफ से बना सकते हैं? चलो एक ग्राफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ से। पहले तो ये हम इसको एक ग्राफ से एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्केल ले लेते हैं, ठीक है।
मान लेते हैं कि लीजिए, हम एक पहले तो यही बना लेते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक फिगर के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इन दोनों यूटिलिटी को, एक यूटिलिटी को हम इस फिगर के माध्यम से क्या कर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं। तो फिर हमको समझ में आना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम इसको बड़े आराम आराम से बनाएंगे। ये लीजिए, ये ग्राफ एक तरह से बना। ठीक है, और ग्राफ बना तो ये है एक तरह से उपभोग वस्तु का। ठीक है, ये टोटल यूटिलिटी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। हम यहां पर इसको लिख देंगे साइन के रूप में। टीयू है कुल उपयोगिता, कुछ भी नंबर दे सकते हो फिर आप, और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सीमांत उपयोगिता, एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली, ठीक है, संतुष्टि सीमांत उपयोगिता के रूप में जानी जाती है। एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, सौ, 190, 270, 340 और 400। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी 100 माइनस 0। ठीक है, पहले में तो 100% है, तो 100। ठीक है, 190 माइनस 100, मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गई होगी। अब टोटल यूटिलिटी से मैंने घटा दिया 100 को, 90, 270 माइनस 190, 80, और 340 माइनस 270, 70, और 400 माइनस 340, 60। ये एक ग्राफ मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंट कर दिया। लो भैया, बड़ा कर दिया।
ठीक है, आप लोगों के लिए ग्राहक क्या कर दिया मैंने, बड़ा कर दिया। ओ, लो अब देखो, ये चीज एक तरह से रिप्रेजेंट होकर निकल कर आ रही है यहां। इसी को हम ग्राफ के रूप में भी बना सकते हैं। इसी को हम लोग कैसे बना सकते हैं, ग्राफ के रूप में भी इसको बना सकते हैं। आप लोग ये मानकर चलिए, मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गई, एक अतिरिक्त इकाई से मिली हमको संतुष्टि है, उपयोगिता है एक अतिरिक्त इकाई वस्तु की, उसके रूप में रिप्रेजेंट की गई है। अर्थात 100 से 190 हुई दूसरी वस्तु टोटल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी 100 से एक तरह से 190 जो हुई है सेकंड वस्तु को प्राप्त करने के बाद, सेकंड वस्तु से हमें केवल और केवल 90 मिली है, पहली वस्तु से कितनी मिली थी 100, दूसरे से 90 मिली है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई। तो अब कुछ इससे तथ्यात्मक चीजें एक तरह से रिप्रेजेंट निकल कर आती हैं, उनको हमको हमेशा ही याद रखना है, ठीक है। फिर इसका हम ग्राफ के माध्यम से इसको हम लोग बना भी सकते हैं, इसको हम ग्राफ के माध्यम से भी बना सकते हैं टोटल यूटिलिटी को, ठीक है। अब क्या एक तरह से इसमें विचार एक तरह से निकल कर आते हैं यहां, ठीक है, उसको हम लोग पहले ग्राफ के माध्यम से बना लेंगे, फिर हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ऐसे ग्राफ के माध्यम से थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया था। हाँ, तो कहां थे हम लोग, अब देखो इस ग्राफ के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ग्राफ बना लेते हैं, तो 100, 200, 300, 400 तक गया था ना, ये वाला आइटम 400 तक गया था, बोले हाँ 400 तक गया था सर, ठीक है। अब मैंने 400 तक एक तरह से ये आइटम गया था, ठीक है। तो ठीक है, ये कौन सा ग्राफ हो गया, टोटल यूटिलिटी, कौन सा ग्राफ हो गया, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी वाले ग्राफ को अगर आपको समझना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। कौन से ग्राफ को, मार्जिनल यूटिलिटी, तो एक वस्तु, दो वस्तु, ठीक है, तीन वस्तु, चौथी वस्तु और पांचवी वस्तु, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी का जो ग्राफ है वो कैसे जा रहा था, धीरे 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 कम होता जा रहा था, 60 तक आ गया था, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ क्या हो रहा है, कम। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए, अब ये ग्राफ क्या कहेगा, ये ग्राफ कहेगा क्या, उसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा तो समझ में आएगा इस ग्राफ के बेस पर, ठीक है। ये कहता है, इसका निष्कर्ष है क्या, मान्यताएं आएगी क्या, टोटल यूटिलिटी तथा मार्जिनल यूटिलिटी के संदर्भ में कुछ के बीच संबंध कैसे बन रहा है, ये संबंध इसको हमको समझना होगा यहां, इसको हमको समझना पड़ेगा यहां, ठीक है। कैसे समझोगे, समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है क्या, कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग किया जाता है, वस्तु की
अतिरिक्त इकाई का उपयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? वैसे वैसे अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है। वैसे वैसे अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती है। होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है। पहला रूल्स आपको याद रखना है, देख सकते हो आप। टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है। अर्थात अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है? कम होती है। रूल्स नंबर पहला टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के मध्य में पहला संबंध ये रिप्रेजेंट करता है। याद रहेगा पहला संबंध, ठीक है। क्या यह शून्य हो सकती है? यह शून्य एवं ऋणात्मक भी हो सकती है। मार्जिनल यूटिलिटी शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। याद रखेंगे, ऋणात्मक भी हो सकती है। पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपको याद रखना है, इस ग्राफ के माध्यम से ही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे? इस ग्राफ के माध्यम से ही हम समझने की कोशिश करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी, ठीक है, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, उपयोगिता धनात्मक है, कहां है? धनात्मक है, ठीक है। तब तक टोटल यूटिलिटी, याद रहेंगे, टोटल युक्ति एक तरह से क्या है? उपयोगिता बढ़ती है। जैसे ये माइनस में जाएगा टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी। जैसे ये माइनस में जाएगा अर्थात शून्य की स्थिति आएगी, शून्य के बाद में माइनस की स्थिति आएगी, तो माइनस की उपयोगिता एक तरह से क्या होगी? जैसे ये तो घटने लगेगी टोटल यूटिलिटी। अभी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, अर्थात जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी जब तक धनात्मक बनी हुई है, रूल्स याद रखेंगे। सेकेंड, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक है, टोटल यूटिलिटी भी धनात्मक रहेगी, और जैसे ही माइनस यूटिलिटी ऋणात्मक होगी, वो भी क्या होगी कि घटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा एक तरह से कुल उपयोगिता बढ़ती है जब तक एक तरह से ये धनात्मक बनी हुई है। आपको दूसरा रूल्स बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है इसका, ठीक है। तीसरा रूल्स, कुल उपयोगिता, तीसरा रूल्स, ठीक है, कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी अधिकतम है। कैसी है? अधिकतम है जब सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी
शून्य है। मैंने क्या कहा, इसको भी याद रखना, कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी टोटल यूटिलिटी। कब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी? जब ये एमयू क्या होगा, इस लाइन पर टच कर जाएगा, जीरो हो जाएगी। जैसे ये मार्जिनल यूटिलिटी शून्य हो गई, टोटल यूटिलिटी अधिकतम होगी। इसको भी याद रखकर चलेंगे आप लोग। यही बस पूछता है एग्जाम में कि टोटल यूटिलिटी अगर अधिकतम है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, तो याद रखना शून्य होगी। याद रहेगा। तीसरा चौथा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, ठीक है। यूटिलिटी आपको समझा दिया मैंने, यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी समझा दिया, मार्जिनल यूटिलिटी समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है क्या, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है इसी के बेस्ड होकर, ठीक है। कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ऋणात्मक होगी। देखो, अब देखो ऐसे समझो, इसका एक ग्राफ और बना देता हूं तो और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ये चार कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच संबंध के रूप में। इसी के बेस्ड होकर सारी चीजें बनेंगी आगे चल के, ठीक है। इसी के बेस्ड होकर सारी चीजें बनेंगी। जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाएगा, वैसे वैसे अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है। तो सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है, और ये अतिरिक्त इकाई का उपयोग जैसे जैसे कर रहे हैं सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। अर्थात टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है, सीधा तात्पर्य। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी। जैसे ही एक तरह से शून्य पर आएगी तो टोटल यूटिलिटी अधिकतम होगी, और टोटल यूटिलिटी का घटना शुरू हो जाता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी। याद रखेंगे, ये रूल्स आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखने हैं। इसी के बेस पर कॉन्सेप्ट तैयार किए किसने, उन्होंने, ठीक है। एक और ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो शायद और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लो, एक और बना दिया मैंने, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को, इसको ग्राफ के माध्यम से इसको समझाएंगे हम, ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं कि टोटल यूटिलिटी है, मार्जिन यूटिलिटी है, ठीक है, सीमांत उपयोगिता है, क्या है ये, टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता है, ठीक है। और ये वस्तु है 1 2 2 3 4 5 6, ठीक है। मान लेते हैं कि टोटल यूटिलिटी पहली वस्तु में तो क्या होगी, एक तरह से जीरो। टोटल यूटिलिटी हमको मिल रही है, मान लेते हैं पहली वस्तु में कितनी, 8,
ठीक है, दूसरे में ये बढ़कर हो जाती है कितनी, 14 हो जाती है, तीसरे में ये बढ़कर हो जाती है 18, चौथे में ये बढ़कर हो जाती है कितनी, मान लेते हैं 20, पांचवें में भी 20 और फिर हो जाती है कितनी, 18। ठीक है, अब 18 हो जाती है तो पहले में तो क्या हुआ, पूरी की पूरी है, 8 माइनस 0 इक्वल टू 8, 14 2, 20 माइनस 20 0 और 18 माइनस 20 माइनस 2, इतना ग्राफ तो बन गया। अब हम लोग ग्राफ इसी के बेस पर बनाएंगे, देखो अलग अलग ग्राफ के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा आएगा समझ में। ठीक है, एक ही ग्राफ में इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन बोर्ड्स में लाइन खींचना बड़ा मुश्किल है सीधी। ठीक, ठीक, -2 और कहां से चला, ठीक है, ओ बिंदु मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी माइनस में गई, ये भी माइनस में गया, अर्थात ये घट रही है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली गई। आप देख रहे होंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, माइनस में चली गई। ठीक है, कितनी वस्तुएं एक तरह से पहुंची, मैक्सिमम 20 वस्तु तक ही है ये ग्राफ, याद होगा। ठीक है, मैक्सिमम 20 वस्तु तक है ना, ये है 20 वस्तु तक है मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी बेस फिर तो एक तरह से क्या हो गया, कम होती जा रही है, फिर तो एक तरह से क्या हो रही है, कम होती जा रही है, 20 से 18 हो गई है। ये तो कम होती जा रही है ना टोटल। ठीक है, टोटल कम होती जा रही है यहां, और ये एक तरह से क्या है, कौन सी कंडीशन है, 8, मार्जिनल यूटिलिटी 8 से शुरू हो रही है, माइनस में जा रही है 8। ठीक है, फिर 6 4 2 0, ये 0 है, ये माइनस में चली गई। ठीक है, ये 0 है, ये 2 4 6 की कंडीशन यहां पर बन रही है। ठीक है, यहां पर कितने जा रही है, 8 से शुरू है 8। ठीक है, इस तरह से ये ग्राहक ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है कौन सा, ये पॉइंट है जो है पॉइंट टू सैचुरेशन है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, 5 वस्तुओं के संदर्भ में ये पॉइंट है।
जीरो वाला पॉइंट क्या है, 5 वस्तुओं के संदर्भ में है, तो ये 5 वस्तुओं के संदर्भ में है, पॉइंट टू सैचुरेशन है ये। कैसा है ये, पॉइंट टू सैचुरेशन है। यहां पर जीरो हो जाती है टोटल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हो, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई। ठीक है, अर्थात टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, मैक्सिमम, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, शून्य। ये वो कंडीशन यहां पर रिप्रेजेंट होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये कंडीशन कौन सी है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी ये नेगेटिव वाली है। 5 वस्तुएं वैसे तो 6 हैं, 6वीं वस्तु तो यहां आएगी नेगेटिव वाले में, 4 वस्तुएं यहां आएंगी, 0 से 1 2 3 4, 4 वस्तुओं के रूप में ये रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एक ग्राफ मैंने बनाया है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में एक संबंध बताते हुए कि भैया देखो, आपको यह याद रखना है, मार्शल साहब कहते हैं क्या, कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग किया जाता है, अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती है। रूल्स याद रखेंगे, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक टीयू बढ़ती है, अर्थात सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी अगर धनात्मक है तो टीयू बढ़ेगा। कुल उपयोगिता टीयू अधिकतम है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी, कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगा। इस तरह से चीजें रिप्रेजेंट होते हुए निकल कर आएंगी। आया होगा समझ में आप लोगों को सीमांत उपयोगिता वाला नियम। ठीक है, और ये ग्राफ मैंने एक और बना दिया, और ये एक और ग्राफ बना दिया। मैंने ग्राफ का एक तरह से चित्र बना देता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन बना बनाया लाता तो ज्यादा स्पष्ट दिखता, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ग्राफ खुद ही बनाइए, खुद बनाकर एक तरह से दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है, ये हमने बता दिया। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है वो हमने बता दिया। ठीक है, तो 14 में से 8 गया, 6 मार्जिनल यूटिलिटी, 18 में से 4 गया, 4 मार्जिनल यूटिलिटी। इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी निकल कर आती है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी निकल कर आती है। आप पहले मार्जिनल यूटिलिटी को भी रख देते तो भी एक तरह से आपको नंबर्स के रूप में आप बना ले जाते, फिर नंबर्स के रूप में आप बना ले जाते। टोटल यूटिलिटी एक तरह से क्या हो रही है, पहले बढ़ रही है और फिर स्थिर हो गई है, फिर माइनस घट रही है, माइनस में नहीं, टोटल यूटिलिटी माइनस में नहीं जाएगी। ये ग्राफ एक तरह से नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, यहां इतना तो समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। भैया मार्शल साहब ने इसी सिद्धांत को एक तरह से ऐसे समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और कहा कि भैया किस में बांटो, यूटिल में बांटो, नंबर्स में एक तरह से बांटकर यूटिलिटी का आप मूल्यांकन कर सकते हो अर्थव्यवस्था में। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। इसी का एक पार्ट है अब हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। उसको और थोड़ा सा कठिन हो जाएगा ये, लेकिन समझना तो है ही। समझना इसलिए क्योंकि अब आपको समझ में हो गया कि भैया किसी भी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध टोटल उपयोगिता से क्या होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। क्योंकि बहुत लंबी क्लास लेना भी जायज नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा सा समय जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज को हम लोग क्लियर करते हुए चल रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।